बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में हम दो न्यूमेरिकल जो हैं उनको डिटेल के साथ सॉल्व आउट करेंगे। एक है न्यूमेरिकल नंबर 9.9 और न्यूमेरिकल नंबर 9.10। ये दो न्यूमेरिकल जो है इस वीडियो के अंदर हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले न्यूमेरिकल जो है इसको रीड आउट करते हैं। राइट डाउन दी रियल इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड फॉर मोनोक्रोमेटिक प्लेन वेव ऑफ एम्पलीट्यूड ई नॉट, फ्रीक्वेंसी ओमेगा एंड फेज़ एंगल ज़ीरो, यानी फाई यहाँ पर ज़ीरो मेंशन कर दिया गया है। यानी जो फेज़ हम लिखते थे, जो हमने वैल्यू लिखनी होती है कोस के डॉट आर माइनस ओमेगा टी प्लस साई लिखते हैं, तो साई की जगह हमने ज़ीरो ही पुट करना है, यानी हमारे पास इतना ही सिर्फ फंक्शन बनेगा। फेज़ ज़ीरो है। इसका पहला ए पॉइंट क्या है जी? ट्रैवलिंग इन द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किस डायरेक्शन में जा रही है? नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है। और उसका जो पोलराइजेशन वाला वेक्टर है वो किस तरफ है? अलोंग जी डायरेक्शन। तो पहले हम ए पार्ट को सॉल्व करते हैं, फिर हम बी पार्ट की तरफ आते हैं। तो ये मैंने थोड़ा सा इसको सॉल्व करके रखा है ताकि आसानी से मैं बता सकूं आपको डिटेल के साथ। तो देखिए, हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड अगर उसकी पोलराइजेशन अलोंग एक्स एक्सिस हो तो यहाँ पर ए एक्स आ जाता है। ई नाट उसका एम्पलीट्यूड है। ई की पावर आयोटा के जी मेंशन कर रहा है डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन को, माइनस ओमेगा टी। ये उस वक्त है जब हमारे पास डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन जी की तरफ हो और पोलराइजेशन अलोंग एक्स एक्सिस हो। लेकिन जो गिवन केस है उसमें क्या है? उसमें है कि पोलराइजेशन जी एक्सिस की तरफ है, यानी यहाँ पर एक्स की बजाय जी आएगा, और जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, यानी जो वेव मूव कर रही है वो बेसिकली नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो इसके लिए हमारे पास अगर यही हमने वेव फंक्शन लिखना हो तो कुछ इस सेंस में आ जाएगा। ए एक्स की जगह ए जी का यूनिट वेक्टर आ जाएगा, ई नॉट एज इट इज़, ई की पावर आयोटा और यहाँ पर के जी, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव कहा गया है तो यहाँ पर माइनस के एक्स माइनस ओमेगा टी आ जाएगा। अब अगर यहाँ पर हम आइलर इक्वालिटी को इस्तेमाल करें, आइलर इक्वालिटी का मतलब है कि ई की जगह पर हमने कोज और साइन को इस्तेमाल करना है, तो ये आ जाएगा इसकी जगह कोज ये पूरा फंक्शन प्लस आयोटा साइन ये ऊपर वाला पूरा फंक्शन। तो ये बोली जाती है आइलर इक्वालिटी। अब हमने इनमें से सिर्फ और सिर्फ एक को ही चूज़ करना है क्योंकि वो मेंशन किया गया है रियल का। तो जब रियल मेंशन करते हैं तो हम इमेजिनरी को छोड़ देते हैं, तो सिर्फ रियल वाले को हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो हम सिर्फ कोज को सिलेक्ट करेंगे, माइनस कॉमन लिया, कोज माइनस को ख़त्म कर देता है, इसलिए ये दोनों हमने पॉजिटिव में लिख लिए। तो ये हमारे पास ए जी ई नॉट और ये कोज के एक्स प्लस ओमेगा टी आ जाएगा। यहाँ पर के जो है ये बेसिकली मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो के जब मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा तो आपको पता होना चाहिए के की मैग्नीट्यूड ओमेगा ओवर सी है। ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा ओमेगा ओवर सी एक्स प्लस ओमेगा टी। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। अब हम चाहते हैं मैग्नेटिक फील्ड के लिए यही इक्वेशन मालूम करना। तो जब मैग्नेटिक फील्ड के लिए इक्वेशन हमने मालूम करनी है, हमें ये पता होना चाहिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मूव किस तरफ कर रही है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्योंकि प्रोपेगेट कर रही है नेगेटिव एक्स की तरफ, तो हम यहाँ पर नेगेटिव एक्स वाला यूनिट वेक्टर लिखेंगे, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड से क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे और उसे सी से डिवाइड करेंगे, तो वो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होगी। अब ई की वैल्यू अभी ऊपर हमने लिखी ए जी ई नॉट कोस, ये सारी वैल्यू उठा के हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो हमारे पास ये इस तरह का एक्सप्रेशन आ जाएगा। माइनस एक्स यूनिट वेक्टर क्रॉस जी यूनिट वेक्टर पॉजिटिव का, जब इनका क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाएगा तो ये ए वाई आ जाएगा और बाकी सारा फैक्टर एज इट इज़। तो ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आ गई रियल वाली। तो ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड भी फाइंड आउट कर ली और ये हमने मैग्नेटिक फील्ड भी फाइंड आउट कर ली। इससे ये बात समझ आती है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो जा रही है नेगेटिव एक्स की तरफ, लेकिन जो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जा रहा है जी की तरफ, लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मूव कर रही है वाई डायरेक्शन को।
तो ये हमारे पास बेसिक इन्फॉर्मेशन हमें ये पता चल गई कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जाए तो उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमारे पास जी में चला गया, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस में चली जाएगी, वो वाई एक्सिस में चली जाएगी। ये था इसका ए पार्ट जिसको हमने डिटेल से सॉल्व आउट कर लिया। ये आप इसको थोड़ी सी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और ये नोट्स आप खुद से तैयार कर सकते हैं। अब हम चलते हैं इसके बी पार्ट की तरफ। बी पार्ट इसका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और थोड़ा सा कंसेप्चुअल है। इसको तसल्ली से आपने तवज्जो से समझना है। यहाँ से समझ ना आए वीडियो को लाजमी तौर पे रिवाइंड करके समझिएगा। अब इसकी स्टेटमेंट भी ज़रा देख लेते हैं बी पार्ट की। ट्रैवलिंग इन दी डायरेक्शन फ्रॉम ओरिजिन टू द पॉइंट। अब यहाँ पर ये मेंशन नहीं किया गया कि किस डायरेक्शन में जा रही है, अब ऑर्बिट्रेरी डायरेक्शन दे दी है। अब ऑर्बिट्रेरी डायरेक्शन दे दी है, इसका मतलब है कि उसने हमें मेंशन कर दिया है 1 1 1, यानी x का भी 1 पॉइंट, y का भी 1 पॉइंट और z का भी 1 पॉइंट, उसके अलोंग हमारे पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो ट्रैवल कर रही है। पोलराइजेशन जो है वो किस तरफ हो रही है, एक्स जी प्लेन में, यानी जो उसकी पोलराइजेशन है वो एक्स जी प्लेन के अंदर है, वाई के अंदर नहीं है। अब ये हमने इसके लिए भी हमने क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है उसके कंपोनेंट फाइंड आउट करने हैं। अब इसको भी मैंने सॉल्व आउट किया है पहले ही ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास जनरलाइज्ड फॉर्म में इस तरह लिखी जाती है, एन यूनिट वेक्टर ई नॉट कोस के डॉट आर माइनस ओमेगा टी। एक याद रखिएगा बात, जब हमें वैल्यू गिवन हो, ये ना बताया गया हो किस स्पेसिफिक डायरेक्शन में जा रही है एक्स वाई जी, बल्कि हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट तरह की इंफॉर्मेशन दी गई हो, 1 2 3 या 1 1 जो भी कहा गया हो, तो हम यहाँ पर के इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि हम यूनिट वेक्टर की सेंस में इस के को इस्तेमाल करते हैं। के वेक्टर को डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं करते। तो हम इसको क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ के एंड यूनिट वेक्टर ऑफ के, और ये वेक्टर आर जो पोजीशन नॉमिनेट कर रहा है ये वैसे ही आएगा, और ये डायरेक्शन नॉमिनेट करने वाला जो है ये यूनिट वेक्टर भी वैसे ही आ जाएगा। अब वेक्टर के जो है यहाँ पर वो किसके बराबर है, ये बराबर है के एक्स ए एक्स यूनिट वेक्टर, के वाई ए वाई यूनिट वेक्टर, के जी ए जी यूनिट वेक्टर। हमें इसका यूनिट वेक्टर चाहिए के का, तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, वेक्टर ओवर वेक्टर की मैग्नीट्यूड। तो ये वेक्टर लिख लिया और उसके नीचे उसकी मैग्नीट्यूड लिख ली। अब क्वेश्चन में जो गिवन है वो पॉइंट दिए गए हैं 1 1 1 1 1 का मतलब है के एक्स भी 1 है, के वाई भी 1 है, के जी भी 1 है, यानी तीनों हमें 1 के बराबर दे दिए। तो ये वैल्यू यहाँ पुट करते हैं तो हमारे पास यूनिट वेक्टर इसका आ जाएगा ए एक्स ए वाई ए जी और √3। ये हमारे पास के का यूनिट वेक्टर आ गया। ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है और के की मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए ओमेगा ओवर सी के बराबर है। अब दूसरी जो बात कही है वो उसने कहा है कि जो डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन है वो एक्स जी प्लेन में है। तो जब चीज़ें एक्स जी प्लेन में होंगी तो हमारे पास एक लाइन जो है ये ऊपर वाली फर्ज की ये लाइन हो जाती है एक्स की, ये लाइन वाई की। जब इस तरह से चीज़ें मूव करेंगी ना, उसका एक हिस्सा नेगेटिव में जाएंगे और एक हिस्सा पॉजिटिव में जाता है, यानी नेगेटिव पार्ट भी साथ साथ ही रहता है क्योंकि पूरी प्लेन की बात की गई है। तो जब पूरी प्लेन की बात की जाए तो जब हम इस तरह से मूव करते हैं एक्स और वाई में, तो अगर हम एक्स वाई को गौर से देखें तो ऊपर एक्स पॉजिटिव है, नीचे एक्स नेगेटिव है, क्योंकि हमने पूरी प्लेन में रहना है तो नेगेटिव उसका भी कवर हो रहा है। जब इस तरफ से हम इधर पीछे चले जाते हैं तो वहाँ पर भी क्या होगा, नेगेटिव जी आ जाएगा। तो मतलब एक पॉजिटिव भी साथ रहता है, नेगेटिव भी साथ रहता है। इस वजह से हम एक्स जी प्लेन को लिख लेते हैं ए एक्स और माइनस ए जी या माइनस ए एक्स प्लस ए जी, ये चॉइस है आपकी, जैसे मर्जी लिख सकते हैं। तो ये ए एक्स माइनस ए जी ये एक वेक्टर आ गया हमारे पास। अब हमें इसका यूनिट वेक्टर चाहिए, तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, वेक्टर ओवर वेक्टर की मैग्नीट्यूड। चूंकि ए एक्स ए वाई ये यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इनकी मैग्नीट्यूड 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर √2 आ जाएगा। तो ये n यूनिट वेक्टर आ गया। के यूनिट वेक्टर पहले निकाल लिया, अब हमने n यूनिट वेक्टर निकाल लिया। अब हमने क्या करना है, ये सारी वैल्यू 1 की 2 की इस इक्वेशन ए के अंदर पुट कर दे। जब ये वैल्यू यहाँ इक्वेशन ए में पुट करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह का क्वेश्चन बन जाएगा। n यूनिट वेक्टर की जगह आ गया ए एक्स यूनिट वेक्टर माइनस ए जी यूनिट वेक्टर और √2 डिवाइडेड में आ गया ई नॉट कोस ओमेगा सी, इस के की जगह पे आ गया ओमेगा सी।
और इस के यूनिट वेक्टर की जगह पे ये वैल्यू पुट होके ये आ गई। और आर की जो वैल्यू है ये पता होना चाहिए आर वेक्टर इसके बराबर है, क्योंकि ये पोजीशन को मेंशन करता है, इसका हमने यूनिट वेक्टर नहीं निकालना होता, पोजीशन एज इट इज़ ही आती है, तो ये पोजीशन आ गई। अब जब डॉट प्रोडक्ट लेना है तो यूनिट वेक्टर के इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो यहाँ पर एक्स वाई और जी आ जाएगा, और ये √3 हमने इस सी के साथ लिख रही है क्योंकि डिवाइडेड में है, और ये माइनस ओमेगा टी, ये बाकी सारा कुछ शुरू में एज इट इज़। अब ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर ली जो हमें गिवन इंफॉर्मेशन थी उसके अकॉर्डिंग। अब हमने क्या करना है जी, अब हमने मैग्नेटिक फील्ड को भी फाइंड आउट करना है। तो मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए हम जनरल उसका जो फार्मूला हम पहले से जानते हैं उसको यहाँ पर कोट करते हैं। तो फार्मूला मैग्नेटिक फील्ड का क्या है, हमें ये पता होना चाहिए कि किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जा रही हैं। तो वो चूंकि के यूनिट वेक्टर यहाँ मेंशन है, वो बेसिकली डायरेक्टर ऑफ प्रोपेगेशन मेंशन कर रहा होता है के यूनिट वेक्टर। तो हम के यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, एन यूनिट वेक्टर के साथ जनरल करने के लिए। तो ये साथ में ई वाला फैक्टर वैसे ही आ गया, ये हम ऑलरेडी फार्मूला जानते हैं, तो ये आपको अच्छे से तैयार होना चाहिए पहले ही। अब के यूनिट वेक्टर की वैल्यू जो यहाँ हम ऊपर पुट कर चुके, और एन यूनिट वेक्टर की ये वैल्यू, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ले लें। अब क्रॉस प्रोडक्ट किस तरह से लेना है, उसका ये मेथड है सिंपल सा कि आपने ए एक्स ए वाई ए जी, पहले चूंकि के है तो 1 1 1 लिख लिया, उसके बाद एन है तो 1 0 -1। जब इसको आप मेथड के तरीके से सॉल्व करेंगे, मैथमेटिकल मेथड से, ये लिख लिया, ये छोड़ दिया नीचे वाला, तो आपके पास कुछ इस तरह से आंसर आ जाएगा। अब ये आंसर हमारे पास के क्रॉस एन का आ गया। अब क्योंकि इसके नीचे √3 √2 इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो नीचे 1/√6 आ जाएगा, तो ये 1/√6 आ गया। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू होगी, के क्रॉस एन की वैल्यू होगी। अब ये वैल्यू जो हम यहाँ पर भी लिख चुके हैं, ये के क्रॉस एन की वैल्यू हमने क्या करना है जी, ये जो हमारे पास ये वाली इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम नाम दे देते हैं से एम का। इस एम वाली इक्वेशन में के क्रॉस एन की वैल्यू सिंपल आपने पुट करनी है। तो जब ये वैल्यू यहाँ पुट की जाएगी तो हमारे पास ये रिज़ल्ट आ जाएगा, और यही हमारा फाइनल आंसर होगा, जिसे हम से ए का नाम दे देते हैं या बी का, या कोई भी आप नाम जो है वो यहाँ पे दे सकते हैं, ए बी कह देते हैं। तो ये हमारे पास फाइनल मैग्नेटिक फील्ड आ गई गिवन डाटा के मुताबिक। अब यहाँ पर आपने देखा कि हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि प्रोपेगेशन एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में नहीं थी, कोई आर्बिट्रेरी डायरेक्शन थी, तो जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर पोलराइजेशन आया और मैग्नेटिक फील्ड की पोलराइजेशन वाला वेक्टर आया, वो भी आर्बिट्रेरी डायरेक्शन में ही आया है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो सॉल्व हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही सिंपल और बच्चों वाला क्वेश्चन है। सिंपल सी इन्फॉर्मेशन दी है, वैल्यू पुट करनी है जस्ट फार्मूलाज के अंदर। अब उसने कहा है कि हमारे पास सूरज से आने वाली जो रेडिएशंस हैं उनकी इंटेंसिटी जो है वो 1300 है। ये देखें, द इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट हिटिंग द अर्थ इज़ अबाउट 1300 वाट पर मीटर स्क्वायर। इफ़ सनलाइट स्ट्राइक परफेक्ट अब्जॉर्बर, अब 3 बातें हैं यहाँ पे। अब एक बॉडी कौन सी है, परफेक्ट अब्जॉर्बर, वहाँ पे प्रेशर कितना होगा ये मालूम करना है। हाउ अबाउट ए परफेक्ट रिफ्लेक्टर, और अगर परफेक्ट रिफ्लेक्टर पे टकराए तो प्रेशर कितना होगा, और फ्रैक्शनल एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होगा, यानी जब एटमॉस्फेयर से टकरा रही है तो फ्रैक्शनल उसमें कितनी चेंजिंग आती है, ये हमने मेंशन करनी है। 3 बातें हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो हमें इंटेंसिटी जो गिवन है वो क्या है जी, 1300 वाट पर मीटर स्क्वायर। अब हमने जो मालूम करना है वो है रेडिएशन प्रेशर एब्जॉर्बर के लिए, रेडिएशन प्रेशर फॉर रिफ्लेक्टर के लिए, और फ्रैक्शनल रेडिएशन प्रेशर बाय एटमॉस्फेयर। ये 3 बातें हमने मालूम करनी है। तो क्योंकि 3 पार्ट है इसके, तो हमने 2 लाइनें लगा के 3 बॉक्स बना लिए, तीनों के अंदर अलग अलग इसको सॉल्व करते हैं। जब परफेक्ट एब्जॉर्बर की बात करेंगे उस वक्त सिंपल फार्मूला है इंटेंसिटी पर यूनिट स्पीड ऑफ लाइट, दोनों को डिवाइड करें, सिंपली आपके पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह से जब परफेक्ट रिफ्लेक्टर की बात करते हैं तो परफेक्ट रिफ्लेक्टर एब्जॉर्बर से डबल होता है। हमने क्या करना है, जो हमने यहाँ पर प्रेशर निकाला है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है तो आंसर आ जाएगा, सिंपल। तो ये परफेक्ट रिफ्लेक्टर का आंसर हमारे पास एब्जॉर्बर वाले से डबल हो जाएगा। जब हम बात करते हैं फ्रैक्शनल की, तो फ्रैक्शनल का जो फॉर्मूला है उसके लिए आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर का पता होना चाहिए, और ये हम क्लास 9th 10th FSC के अंदर सीख चुके हैं
कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है उसकी वैल्यू 101,300 पास्कल के बराबर है। इसको अगर साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो 1.013 10 की 5 पास्कल आ जाएगा। फ्रैक्शनल कैसे निकालते हैं? टोटल यानी मैक्सिमम प्रेशर जितना हो सकता है वो डिवाइडेड बाय एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है। तो टोटल प्रेशर कितना हो सकता है, ये रिफ्लेक्टर वाला। इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू से डिवाइड कर देंगे। तो जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा 8.3 10 की 11। तो ये हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर जो फ्रैक्शनल चेंजिंग आ सकती है ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये वो हमें पता चल जाती है। तो ये इस तरह से हमने इस लेक्चर के अंदर न्यूमेरिकल नंबर 9 और न्यूमेरिकल नंबर 10 जो है उनको डिटेल से सॉल्व किया। ग्रिफिथ की बुक जो है उसके सॉल्यूशन भी बहुत सी जगहों पे मौजूद है, लेकिन इतनी डिटेल के साथ आपको कहीं पर भी इसका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। ये बहुत मेहनत करके बहुत से नॉलेज को इस्तेमाल करते हुए रिसर्च के बाद ये मैंने सॉल्यूशन इसके तैयार किए हैं। आई होप आपको समझ आई होगी। तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।